सो हेलो एवरीवन, मैं हृदय कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित के रितेश भैया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिस चैप्टर से सभी बच्चों को डर लगता है। वह कौन सा चैप्टर है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि उस चैप्टर का नाम विद्युत है। विद्युत एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक बच्चा डरता है कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके कंसेप्ट हम कैसे समझेंगे, इसको हम कैसे समझें कि एक बार में समझ आ जाए। तो आज की आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप एकदम सही जगह आएंगे। और इस वीडियो में हम आपको एक क्लास में, मात्र एक क्लास में पूरा विद्युत खत्म करने वाले हैं। बस साथ देना है हमारा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो आप अपनी कुर्सी के पेटी बंद कर बैठ जाइए और बने रहिए वीडियो के एंड तक, समझते रहिए एक एक टॉपिक को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वैद्युत आवेश, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वैद्युत आवेश क्या होता है और आप हमारे हाथ में स्केल देख रहे हैं ना, तो इसके बारे में हम कुछ बताएंगे। आप वैद्युत आवेश को जानते हैं, बट आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। कैसे? आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, कौन सा? आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक? आपको दिखाई दे रहे हैं, विजुअल है, ओके, कोई बात नहीं। अब आपने एक स्केल ली होगी जो मेरे पास है, आपने इसको अपने बालों में खूब से रगड़ा होगा, अच्छे तरीके से हम भी रगड़ लेते हैं। और आप इस स्केल को अब इन कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये कागज के टुकड़े इससे आकर्षित होकर के इससे चिपकना चाह रहे हैं, चिपकना चाह रहे हैं। फिर से देखिए, दोबारा से यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए चिपक गए, देखिए किस तरीके से। तो ये आपने खेल खेला होगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? यही रीजन है वैद्युत आवेश। इससे क्या हुआ, देखिए समझिए, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जब हम स्केल को अपने किसी भी बाहर, ये मान लीजिए बाल है, तो इससे रगड़ा, तो रगड़ने पर इस बालों पे जो इलेक्ट्रॉन है, बालों के जो आवेश है, वह आवेश इससे प्रतिचेंदित हुआ, मतलब चेंज हुआ। इस जब हमने स्केल को अपने बालों में रगड़ा तो स्केल के जो आवेश हैं, स्केल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश है, यहाँ पर उसमें संतुलन बिगड़ गया। मतलब जो पॉजिटिव था, या पॉजिटिव ज्यादा हो गया होगा या नेगेटिव ज्यादा हो गया होगा, और जो बालों में था, बालों से पॉजिटिव ज्यादा उसमें चला गया होगा, किसमें? स्केल में, या नेगेटिव चला गया होगा। और इस तरीके से जाने पर यहाँ पर असंतुलन बढ़ा। मतलब मान लीजिए कि पॉजिटिव की संख्या 20 है और नेगेटिव की संख्या 15 है, तो कितने पॉजिटिव ज्यादा हो गए? 15। और इस कागज में जो छोटा कागज है, इसमें तो न्यूट्रल है। मतलब मान लीजिए कि इसमें 20 अगर पॉजिटिव है तो 20 ही नेगेटिव है। और जब हम इस कागज को इसके पास ले जाते हैं तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को आकर्षित करता है, ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को आकर्षित करता है। इस तरीके से हमारा यह वैद्युत आवेश काम करता है। आप समझ चुके हैं यह कैसे काम करता है। इस बालों पर रगड़ने पर ये जो आ रहे हैं कागज के टुकड़े, ये क्यों आ रहे हैं, इसका आप रीजन समझ चुके हैं, ठीक है? समझे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं, ये बता। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु के पास ले जाने पर यदि वह वस्तु आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है तो उसी गुण को हम वैद्युत आवेश का नाम देते हैं। जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के प्रति विपरीत बल लगाकर प्रतिकर्षित होती हैं या एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो उस बल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। यह गुण हमारा वैद्युत आवेश का होता है। आशा करते हैं आप वैद्युत आवेश वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अभी हमने आवेश पढ़ लिया है, वैद्युत आवेश पढ़ा है। अब हम बात करेंगे चालक के बारे में। चालक क्या होता है? जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में हम बताएंगे। तो चालक क्या होते हैं? चालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी या सुगमता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं।
और चालक एक ऐसे पदार्थ हैं, समझ लीजिए दोबारा से कि चालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से वैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, यानी आसानी से हो जाता है। और ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं? एक चांदी है। चांदी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चांदी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से वैद्युत आवेश का जो प्रवाह है बहुत ही आसानी से हो जाता है, इजीली प्रवाहित हो जाता है, मतलब किसी भी बिना प्रतिरोध के प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, बात समझे? अब प्रतिरोध जो हमने वर्ड यूज किया है ये क्या होता है बताएंगे, सब्र रखिए। ठीक, सब्र का फल मीठा होता है, ये मीठा फल आप चखेंगे, बस सब्र रखिए। ठीक, हम आपको चखाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आते हैं अचालक में। अभी जैसा कि आपने चालक समझा कि चालक क्या होते हैं, चालक एक ऐसे पदार्थ है जिनमें से वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है। और अचालक क्या हो जाएंगे, उसी का उल्टा कि अचालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। अब ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं, मान लीजिए कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं, बताते हैं ना हम आपको। ऐसे ये वाला पदार्थ, अब आप ये क्या देख के बताना चाह रहे हैं कि ये पदार्थ, अब इस जो प्लास्टिक है, ये रबड़ है, इस रबड़ को हम बोल सकते हैं अचालक। और इस रबड़ के अंदर जो तार है उसको बोलेंगे चालक। तार है कॉपर का, कॉपर हमारा चालक हो जाएगा। अब चालक में वैद्युत आवेश बह रहा है, हमें करंट ना मारे, इसलिए हम यहाँ पर अचालक का यूज करते हैं। लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी, नॉट गीली लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, तो ये सभी हमारे वैद्युत के अचालक होते हैं, वैद्युत आवेश के अचालक होते हैं। बात समझ आ गई? अब सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक क्या होते हैं, जिसमें चालक वह ऐसे पदार्थ जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो अर्धचालक होते हैं। जिसमें चालक के गुण भी पाए जाएं और अचालक के भी गुण पाए जाएं, चालक के भी पाए जाएं, अचालक के भी पाए जाएं, वो जो मिलकर के बनाते हैं अर्धचालक होता है। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? ऐसे है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से वैद्युत आवेश का जो प्रवाह है थम थम के होता है, मतलब इसमें प्रतिरोध अधिक होता है। बात समझ गए? प्रतिरोध भी होता है, वैद्युत आवेश का प्रवाहित भी होता है। तो यहाँ पर समझे बात, डिफरेंस समझे। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ये हमने 3 टॉपिक पर इसलिए बात यहाँ पर ज्यादा की है ताकि यही तो हमारी इस चैप्टर की जड़ है, यहीं से तो हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश या वैद्युत क्या होता है। ठीक, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और उसको भी चुटकियों में। तो देखिए, अब हम समझेंगे कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर एक ही बात है। नहीं, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। इसका अंतर हम आपको बताएंगे। आप इसलिए क्यों सोचते हैं ये भी बताएंगे। आप इसलिए ये सोचते हैं क्योंकि इसको हम V से ही प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट ही होता है। बात समझ रहे हैं ना मेरी? हाँ, तो इसको हम V से ही प्रदर्शित करते हैं और वोल्ट मात्रक होता है, इसलिए आप इसको एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अब जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब अंतर क्या है। तो विभव क्या होता है, समझिए बात को। विभव को यदि हम एकांक आवेश या एक आवेश, ठीक, एकांक आवेश को अनंत से, अनंत जानते हैं ना, बहुत दूर होता है, तो अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में, यहां पर समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहां मान लीजिए कि कोई अनंत है, कि यहां से ये आवेश हम ला रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव आवेश है, और इस बिंदु पर लाना है। इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं ए। तो यहां से इस अनंत से, यहाँ पे बना देते हैं अनंत का साइन, मतलब ये इनफाइनाइट से एक बिंदु तक लाने में, इस आवेश को लाने में किया जाएगा कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं। तो इसको यहां तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। बात समझे कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। बात समझ गए? अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, या हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसको दिखाएंगे कि कैसे हम इसको, मतलब कैसे हम इसका सूत्र निकालेंगे। बात सिंपल है, बस समझते चलिए। अब देखिए, हमने क्या किया है, आवेश को लाया है। अब हम इसको कैपिटल V से प्रदर्शित करेंगे, ये आप बात याद रखिएगा, इक्वल करेंगे। और यहाँ पर जो W है, W कार्य किया जा रहा है, मतलब कि आवेश को हम धना मतलब पॉजिटिव आवेश को हम अनंत से किसी एक बिंदु पर ला रहे हैं, तो कार्य किया जा रहा है, उसको हम ऐसे लिख देंगे। और
किसके ऊपर कार्य किया जा रहा है? आवेश के ऊपर कार्य किया जा रहा है। और आवेश को हम क्यों से दर्शाते हैं, और यहीं पर हमारा फॉर्मूला बनता है V बराबर W/Q। अब यहाँ पर V क्या है? V हमारा विभव है, W क्या है? कार्य है, और यहाँ पर जो Q है वो क्या है? आवेश है, आवेश है। अब यहाँ पर आप बात समझिए, यहाँ पर इस वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब यहाँ पर ये जो वोल्ट है ये तो आपको पता होता है, आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन और दूसरा मात्रक यदि पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? देखिए W यहाँ पर क्या है? कार्य है। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जूल। ये हो गया जूल। जूल की स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब क्यों आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, ठीक, ये हो गया जूल पर कूलाम। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। ये हमारा वैद्युत विभव का दूसरा मात्रक निकल के आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि वैद्युत विभव तो समझ गए, अब भैया आप ये बताइए कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ध्यानपूर्वक बात समझिएगा कि विभवांतर क्या होता है, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए विभवांतर क्या है? किसी परिपथ के, परिपथ मतलब किसी भी परिपथ के, ठीक, परिपथ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये परिपथ है, ये एक बंद कमरा है। अब यहाँ पर दो बिंदु है, निश्चित दो बिंदु। तो इस परिपथ में एक बिंदु से, यहाँ पर निश्चित है ना कि यह अनंत है, यही यहाँ पे डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक बिंदु ये A है और ये B है, तो A से B तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। बात समझे कि A से B तक या किसी दो बिंदुओं से, किसी निश्चित दो बिंदुओं से, किसी दो बिंदु हैं, किसी एक बिंदु से हम किसी दूसरे बिंदु में जो आवेश को ले जाते हैं, यहाँ पर कार्य किया जाएगा। तो कार्य करा गया है, उसी कार्य करने को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर बोलते हैं। अब इसको प्रदर्शित करेंगे कैसे? ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, V है, कार्य किया जा रहा है, हम विद्युत विभवांतर निकाल रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया। अब कार्य किया जा रहा है, किस पर कार्य किया जा रहा है? आवेश पर। तो बस इसी तरीके से इसका मात्रक भी यही होता है, ये वाला भी मात्रक यही होगा, सूत्र भी यही होता है। बस इसमें यही डिफरेंस होता है कि वैद्युत विभव को अनंत से लाने में किया गया कार्य होता है वैद्युत विभव, और विभवांतर किसी एक निश्चित बिंदु से लाने में किया गया कार्य होता है। बस सिंपल। ठीक, बात समझ चुके हैं? अच्छी बात है। यदि आप इतना समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है? एंड तक। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक, यदि समझ आ रहा है तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिर आगे समझते हैं धुआं करके इस टॉपिक को, मतलब इस चैप्टर को। आइए तो देखिए अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख पा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं ना? हाँ, विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की मान लीजिए नींव है, मजबूती। यदि आप इसको समझ लेंगे बहुत आराम से आपको चैप्टर आसान लगेगा। देखिए विद्युत धारा क्या होती है। अभी आपने आवेश पढ़ा, आवेश को कौन प्रवाहित कर सकता है ये पढ़ा, और विद्युत विभव पढ़ा, विद्युत विभवांतर पढ़ा। ठीक, बात समझ गए हैं? इतनी कोई बात आपको समझ आ चुकी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्या धारा। तो विद्युत धारा क्या है? जो आवेश है ना, आवेश किसी चालक पे तो बहता है मतलब दौड़ता है, प्रवाहित होता है। तो वह आवेश एक सेकंड में कितना बह रहा है या कितना प्रवाहित हो रहा है, इसी को विद्युत धारा कहते हैं। करंट, विद्युत करंट मतलब, विद्युत करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं कि प्रति एकांक सेकंड, प्रति एकांक लिखते चलिए, प्रति एकांक सेकंड में प्रवाहित हो रहे आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। सिंपल बात है, बात समझ आई है? ठीक है। हाँ, देखिए प्रति एकांक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही हमारा विद्युत धारा होती है। आपने अभी इसकी डेफिनेशन समझी है। अब यहीं से हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्या फॉर्मूला बनाएंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है? प्रति एकांक सेकंड में
प्रवाहित हो रहे आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल I या स्मॉल I दोनों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना मेरी? हाँ, और इसका मात्रक एम्पियर होता है, ये याद रखिएगा, मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे बाद में, और अभी आप ये समझिए कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अभी हमने बताया कि इसको हम कैपिटल I या स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रति एकांक सेकंड में, एकांक सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड होना चाहिए। ठीक, और क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये स्मॉल क्यू हमने ये लिख दिया। ठीक है, और अपॉन कितने सेकंड में ये आपको पता नहीं है, हम अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। 1 सेकंड है ये हमको मालूम है। ठीक, लेकिन अभी हम यहाँ पर टी मानेंगे, टी सेकंड में, या टी सेकंड में प्रवाहित हो रहे इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और यहीं से आपका फॉर्मूला बन के आता है I बराबर क्यू टी, क्यू अपॉन टी। और एक मात्रक अभी हमने बताया एम्पियर, एम्पियर हो गया। अब दूसरा मात्रक निकालिए, ये क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लिखिए कूलाम अपॉन टी। टी क्या है? समय है। समय यहां पर किस में लिया गया है? सेकंड में, तो यहां पर कूलाम पर सेकंड, ये आपका दूसरा मात्रक आ जाएगा। ये देखिए सेकंड में लिया गया ना, तो सेकंड पे, तो कूलाम प्रति सेकंड ये हमारा दूसरा मात्रक आ जाएगा। ठीक, अब बात समझ गए हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि विद्युत धारा की जो प्रवाह की दिशा होती है वो कैसे होती है। इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह की दिशा होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं कि अब हम क्या बताना चाह रहे हैं। कि जो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा है उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाती है, ये तो इलेक्ट्रॉन जाता है। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बहता है, लेकिन जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा में बहती है। समझे कि विद्युत धारा यानी I इस तरीके से बहेगी। इस तरीके का मतलब है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव आवेश। समझे? क्या समझे? कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझे बात? ओके, कोई बात दिक्कत है या नहीं? कमेंट करके बता दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप यहाँ पर आगे एक बात जान लीजिए कि 1 माइक्रो एम्पियर, ये ध्यान दीजिएगा कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं और 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं। तो 1 मिली एम्पियर में देखिए यहाँ पे 1 मिली एम्पियर, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। ये संबंध आप याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? तो -6 एम्पियर। अब यहां पर आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जहां पर भी आपको ये साइन दिखे आप -3 तुरंत चढ़ा दीजिए, और जहां पर भी आपको ये साइन दिखे आप -6 तुरंत चढ़ा दीजिए। मिली मतलब छोटा, माइक्रो मिली मतलब आपका मुंह नहीं खुल रहा ज्यादा, तो छोटा अंक लगाएंगे, मतलब -3 लगाएंगे। और यहाँ पे -3 ही बड़ा है -6 से, याद रखिएगा। लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि मिली मतलब छोटा मुंह खुला, तो इसलिए छोटी अंक रखेंगे। और माइक्रो मुंह बड़ा खुल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी संख्या रखेंगे, मतलब 6 रखेंगे। 3 और 6 का ही लफड़ा होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ चुके हैं? तो वैद्युत आवेश से संबंधित जो हमने बातें बताई हैं आपको अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है आगे का टॉपिक। ठीक, तो देखिए अगले टॉपिक से बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं। हमने अभी फॉर्मूला एम्पियर का मतलब धारा का क्या निकाला था, विद्युत धारा का I बराबर Q अपॉन T, ये बताया था ना। अब यहाँ पे ये जो अगर हम Q की वैल्यू दूसरी निकालना चाहें, देखिए Q के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या है कि Q के लिए यहाँ पे आपको 2 फार्मूले हम बताएंगे। 2 फार्मूले कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा। पहला जो फॉर्मूला है यहीं से निकालेंगे कि Q बराबर, अब यहाँ पर ये क्या है? धारा है,
धारा लिख दीजिए। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो IT आ जाएगा। जो पहला फॉर्मूला है ये आपके पास आ गया है, Q बराबर IT। ठीक है, बात समझ चुके हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर वाली बात है। अब अगला है Q बराबर NE। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है। अब यहां पर आप Q को जानते हैं कि क्या है, आवेश है, ठीक, जिसका मात्रा कूलाम होता है। N क्या है, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आप याद रखिएगा। और जो E है ये है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आवेश है तो इसलिए इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। समझे बात को। अब यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और यदि आपसे प्रोटॉन पर आवेश पूछा जाए तो इस वैल्यू को आप प्लस करेंगे, ना कि इस वैल्यू को। ये याद रखिएगा। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को सोचेंगे तो माइनस यहाँ पे -19 लगाएंगे और प्रोटॉन को सोचेंगे तो यहीं पर प्लस कर देते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर ये वैल्यू याद रखनी है। ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये पॉजिटिव है प्रोटॉन पर आवेश है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि अब यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि जो चालक में जो आवेश के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। कैसे निकालेंगे, N ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसी को हम निकालेंगे। अब Q है, Q बटे E कर देंगे। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे कि एक सेकेंड में जो आवेश बह रहा है इसके साथ में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ये हम पता कर लेंगे। बात समझ चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात थी। इस टॉपिक से मतलब इन सूत्रों से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसलिए बताया। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो देखिए ओम का नियम। अब आप सोच रहे होंगे भैया इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, तो आराम से पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए ओम का नियम। अब ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक नियम दिया। बहुत ही आसान सा नियम है, आपको इसका डेरिवेशन भी करने के लिए आता है। हम आपको डेरिवेशन अगले वीडियो में, मतलब इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के आपको देंगे, आप उसमें समझिएगा। लेकिन आप अभी यहाँ पर ये समझिए कि ओम का नियम हमारे जो पुस्तक यानी हमारे जो सिलेबस में दिया है उसमें का क्या क्या रोल है, और इससे जो संबंधित प्रश्न है वो भी हम आपको बताते हैं। अभी आप ये समझिए जो ओम का नियम है ये कहाँ पर लागू होता है। ठीक, अब इसके डेफिनेशन समझिए। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी यदि ये हमारा क्षण है तो हम इसको प्रेस करके एक गोला का शेप ना दें, ठीक। और यदि इसका कोई ताप है, क्या ताप है, यदि मान लीजिए इसका कोई ताप है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इससे ज्यादा ना करें ना ही कम करें, तो ये भौतिक अवस्थाएं हैं। मतलब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक क्या होता है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर सके या वैद्युत आवेश प्रवाहित कर सके, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया था। ठीक, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, जैसे कि ताप, दाब इत्यादि ना बदला जाए, तो उस चालक के सिरों पर लगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम प्रतिरोध कहते हैं। बात समझे, नहीं समझे? अभी तक हमने मुंह से बोला था, अब हम आपको दिखाएंगे लिख के मतलब सूत्र निकाल के दिखाएंगे। हमने क्या बोला, ये मान लीजिए ये हमारे पास कोई चालक तार है, इसमें से हमारे पास क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रहा है, I मीन्स धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके सिरों पर क्या लगा हुआ है, विभवांतर लगा हुआ है, वोल्ट लगा हुआ है या विभवांतर लगा हुआ है। तो अभी हमने बोला, क्या बोला कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, तो नहीं बदली, ठीक है, तो इसके सिरों पर लगा विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का एक अनुपात होता है। मतलब विभवांतर और धारा का एक अनुपात होगा, वो क्या होगा, एक नियतांक होगा। बात समझते चलिए मेरी, और ध्यानपूर्वक समझते चलिए। विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं,
प्रतिरोध। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल R। ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं वोल्ट के लिए कि V बराबर IR, और ये हमारा होता है ओम का नियम। जनरली बच्चे इस तरीके से याद करते हैं, V बराबर IR। ठीक, बात समझे। अब देखिए ये जो हमारा R आया है ये क्या है, प्रतिरोध है। तो अभी तक हम जो प्रतिरोध बोल रहे थे, तो अगला जो टॉपिक है हम इसी के बारे में समझेंगे। ठीक, ये समझ चुके हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, बात समझ आ चुकी है। आइए यहीं से एक बात और समझाते हैं कि यहीं से प्रतिरोध की उत्पत्ति हुई थी। मतलब प्रतिरोध के बारे में यदि किसी ने जानकारी दी थी तो कौन थे, ओम साहब थे, ओम जी थे। ठीक, बात समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं और प्रतिरोध के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं, यानी अगले नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्या थक गए? क्या नहीं, थकना नहीं है, आराम से बैठिए और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ये सारा नोट करना है। ठीक, समझना है और एग्जाम में फोड़ के आना है। ओके, क्योंकि आपको ये चैप्टर टफ लगता था, लेकिन अब नहीं लगेगा। यदि आप ध्यान से समझ रहे हैं तो अब आपको लग रहा होगा कि इजी है यार, कर लेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं बात ना करके। तो देखिए, प्रतिरोध यानी विद्युत प्रतिरोध अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध हमारे जिंदगी में भी होता है, प्रतिरोध हमारे यहाँ पर चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। अनेक प्रकार के प्रतिरोध होते हैं और हम यहाँ पर अभी अब चैप्टर वाले में घुसे हैं, मतलब चैप्टर वाले में पढ़ने वाले हैं। और अब हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं, फिर हम आपको इसका कार्य बताएंगे, फिर इसका सूत्र बताएंगे। ठीक, सूत्र तो आप देख ही चुके हैं। फिर इसको कौन कौन प्रभावित करता है उसको बताएंगे। फिर आगे इसको किस तरीके से हम बांटे हैं इसको बताएंगे। बस आप ध्यानपूर्वक चलते रहिए, हमारी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझते रहिए। देखिए, अभी हमने आपको बताया ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यदि ताप, दाब और इत्यादि को ना बदला जाए तो उसके सिरों पर लगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का एक अनुपात होता है, जो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो आप इसी डेफिनेशन को चिपका सकते हैं प्रतिरोध की डेफिनेशन में। एक तीर से दो निशाने मार दिया है हमने, आपने मिलकर। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं, समझ रहे हैं ना कि ओम का नियम से हमने प्रतिरोध को डिफाइन किया। तो प्रतिरोध यदि पूछा जाए आपसे डेफिनेशन में तो आप ये ओम का नियम ही चिपका सकते हैं आराम से, आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। ठीक, चिपकाने का मतलब लिख सकते हैं। हाँ, और प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमने आपको पिछले में मतलब पहले बता दिया। अब हम इसको आपको बताते हैं कि इसका काम क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपके पढ़ाई में आलस्य आपको रोकता है पढ़ाई करने के लिए, आलस्य आपको रोकता है पढ़ाई करने के लिए, उसी तरह से जो तार, ये तार मतलब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके मार्ग में विरोध उत्पन्न कर रहा है। कौन? प्रतिरोध। प्रतिरोध से ही मतलब चल रहा है विरोध, तो विरोध उत्पन्न करने वाला कारक ही प्रतिरोध कहलाता है। आप यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं इस तरीके से कि अभी हमने बताया था कि V अपॉन I बराबर R, तो ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के, इस तरीके से। मतलब क्या है इसका कि यदि I बढ़ेगा तो R घटेगा। मतलब यदि हम अपने पढ़ने की चेष्टा को बढ़ाएंगे तो आलस्य खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आलस्य बढ़ेगा मतलब अपने पढ़ने की चेष्टा को कम कर देंगे तो आलस्य यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। समझे बात को? आलस्य ही, आप आलस्य को प्रतिरोध समझिए, आपके दिमाग में यदि क्लियर होगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पे चक्कर होता है, इसका काम क्या होता है। समझ चुके हैं? अब आप यहाँ से फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, निकल आए ही है, V अपॉन I इक्वल टू R, बस खत्म, बात हो गई है, बात है ना। अब हम समझते हैं कि इसको कौन कौन प्रभावित करता है। मतलब आप जब पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती होंगी। कैसे कि आपकी मम्मी बोलती होंगी, अभी तक पढ़ नहीं रहा है, बस मोबाइल में गड़ा हुआ है, मोबाइल देख रहा है, ये नहीं वो नहीं, मतलब अनेक प्रकार की बातों को आपको सुनना पड़ता है। इसलिए ये जो बाह्य कारक आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, बाह्य कारक आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, यही हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कि आपके आलस्य को प्रभावित करने वाले कारक। आप अभी आलस्य कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मतलब आलस्य है। अब इसको प्रभावित कौन कर रहा है? मतलब आप, कि अभी आप करेंगे तो आपको जब पीछे से फोर्स डाला जाएगा कि आप पढ़ो, तो
क्या होगा, आलस खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से इसको प्रभावित करते हैं। ये हमें अपनी डेली लाइफ से जोड़ के बताना, ठीक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए समझते हैं कि इसको कौन कौन प्रभावित करता है, आइए देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा कहानी है, समझते रहिएगा मेरी बात को। पहला जो कारक है वो है, और हाँ ये बात आपको बता दें कि यहाँ से पूरा डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि इसको कौन कौन प्रभावित करता है, मतलब कि तार की लंबाई, मतलब कि प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा जबान लड़खड़ाने लगी है। तो तार की लंबाई पहला कारक है। अब जो आर है आपका प्रतिरोध, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, मतलब जितना लंबा आपके पास तार होगा, मान लीजिए कि अभी ये तार इतना है तो इसमें इतना ही प्रतिरोध होगा, और यदि ये तार इतना है तो इसमें अधिक प्रतिरोध हो जाएगा, और यदि तार ये इतना है, इतना हो जाए तो इसमें और अधिक प्रतिरोध हो जाएगा, और यदि इतना हो जाए तार तो और प्रतिरोध हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर जो आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। बात समझ गए? अब दूसरा जो कारक है वो कौन सा है, तार की मोटाई पर। दूसरा कारक है तार की मोटाई पर। अब आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो एक लिख दिया है, मतलब इसको एक लीजिए, ये क्या है अभी बताएंगे यार, समझते रहिए बस। तार की मोटाई पर आर है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। अब ए क्या है, ए है तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, समझ चुके हैं कि जो आर है ये क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए बात समझिए मेरी, मान लीजिए कि आपके स्कूल का दरवाजा छोटा है, और छोटे का मतलब संकरा है, संकरा समझ रहे हैं ना, तो अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरी बात समझिएगा कि यदि आपके पास ये आपका स्कूल है और यहाँ पर आप भरे हुए हैं, ठीक है, भरे हुए का मतलब है यहाँ पर कोई द्रव्य भरा हुआ है, ये बात समझिए, मेरी बात समझिए बस ध्यान से। अब ये यदि यहाँ पर मार्ग छोटा है तो यहाँ पर ये जो जाएगा, ये मतलब जाएगा का मतलब कौन जा रहा है, विद्युत धारा जा रही है, विद्युत धारा जा रही है। तो विद्युत धारा तेज से नहीं जा पाएगी, तेज से नहीं जा पाएगी, इसका मतलब क्या है कि उसको कोई रोक रहा है। रोक कौन रहा है, प्रतिरोध रोक रहा है। मतलब यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा, और यदि इसी क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें, इतना खोल दें, तो ये जहां जितना भी द्रव्य है ये सारा बाहर आ जाएगा, और सारा बाहर आ जाने का मतलब है कि द्रव्य बहुत तेज से आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रतिरोध कम है, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर यहाँ पर ये घट जाता है। बात समझ चुके हैं? ठीक है, मस्त बात बताई ना हमने। हाँ यार, अच्छी बात बताते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब इस संबंध को हम क्या नाम दे देंगे, दूसरा समीकरण नाम दे देंगे, दूसरा समीकरण। अब जो तीसरा कारक है वो कौन सा है, तार के पदार्थ पर। तीसरा कारक है तार के पदार्थ पर। अब देखिए पदार्थ क्या मतलब क्या है। अब पदार्थ यहाँ पर आप समझ ही चुके हैं, सिंपल सा, जैसे अभी हमने आपको चालक बताया था, चालक में कम प्रतिरोध होता है, ये कम प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कम होता है। चालक में मतलब सुगमता से हमारी क्या होती है, विद्युत धारा या विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाता है, ठीक। और चालक हो गया अचालक, अचालक में अधिक प्रतिरोध होता है, इसमें प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। अब आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है कि अर्धचालक मतलब सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है, तो चांदी में होता है। सबसे अधिक किस में बहती है, पर विद्युत धारा चांदी में बहती है ना। अब धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर ही तो है, आवेश प्रवाह की दर, बस वही है। अब अचालक है, यहाँ पे अचालक मतलब कि यहाँ पे विद्युत धारा कम बहेगी, कम बहेगी मतलब कोई रोक रहा है, रोक कौन रहा है, प्रतिरोध रोक रहा है, इसलिए प्रतिरोध उच्च होगा। समझ गए? ठीक है। अब तार के पदार्थ वाला टॉपिक समझे। अब अगला जो कारक है ताप पर, ताप पर। अब ताप का मतलब क्या है, ये आर जो होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, ये याद रखिएगा। मतलब टी क्या है, टेम्परेचर है। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। बस सिंपल सा कहानी है, समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम इन दोनों समीकरणों से एक नया फॉर्मूला निकालेंगे, और फॉर्मूले में जो आएगा वो देखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं, ये जो दोनों समीकरण हैं हम इनको नोट करते हैं और आगे आपको बताते हैं कहानी। देखिए जो पहली समीकरण है वो क्या है,
पहली समीकरण क्या है, ध्यान से देखिए, पहली समीकरण हमने क्या बनाई थी बताइए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरी समीकरण बनाई थी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक, अब यहाँ पे ये भी R है, ये भी R है, हम इसको एक बार लिख सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ये क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इंग्लिश का नहीं समझ पाना तो अनुक्रमानुपाती। अब L है मल्टीप्लाई 1/A, इस तरीके से लिख दिया। ठीक, डेरिवेशन है, समझते चलिए। R, अब अगर हम इसकी जगह हटा के इक्वल का साइन लाते हैं तो आपको भी मालूम होगा कि एक नियतांक आता है, और नियतांक हम K से दर्शाते हैं, तो K लिख दिया। अब L हो गया अपॉन A हो गया, इस तरीके से आ गया। अब ये जो K है, अब इस K के जगह पर हमारा है रो, ये इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब रो हम बोलते हैं, ये P के जैसा लगता है, लेकिन ये P नहीं होता है, बनाते कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, ये रो। अब ये रो क्या है, ये हमारा नियतांक है, और इसके बारे में आपको यहां पर जानना है। अब यहां पर इसको यदि आप ये सूत्र याद कर लेते हैं, बताएंगे रो क्या है। R बराबर रो ले, R बराबर रो ले, सिंपल, R बराबर रो ले, ये सिंपल फार्मूला की ट्रिक है, मतलब याद करने की। R बराबर रो ले, ये याद रखिएगा कि A जो है ये नीचे होगा, इस तरीके से रो ले। ठीक, अब यहां पर हम बताते हैं कि ये जो है रो, ये क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझे बात को, ये जो रो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस तरीके से बता देंगे कि क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, हम आपको इतनी आसानी से समझा रहे तो होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अब यहां पर आप समझ चुके हैं कि प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब आगे जो टॉपिक है उस पे चलते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, कि मतलब प्रतिरोधों का संयोजन हम दो तरीकों से करते हैं। पहला क्या है, देखिए क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है ना, और दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसमें से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मीन्स न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसका डेरिवेशन भी आता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको डेरिवेशन नहीं कराएंगे। अब आप सोच रहे हैं क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि यदि हम यहां पर आपको ये बताएंगे तो आपके लिए समय बर्बाद होगा, पहली बात तो, और दूसरी बात यहां पर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तीसरी बात अपलोड करने में समय लगेगा, चौथी बात हमें प्रॉब्लम हो जाएगी एडिट करने में। बात समझ रहे हैं ना मेरी? हाँ, तो इसको हम, इसका जो डेरिवेशन है हम आपको सेपरेट वीडियो, मतलब अलग से हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और चैनल पे अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे। आप अपडेटेड रहिएगा और इसका डेरिवेशन वहां से सीख लीजिएगा। ठीक, अब हम इस वीडियो में आपको इसके केवल फॉर्मूले बताएंगे, और फॉर्मूले ऐसे बताएंगे, चुटकियों में करेंगे। ठीक है, चुटकियों में करेंगे, और इसके मतलब कैसे हम, इसका क्या होता है, हम ये सब बताएंगे, लेकिन डेरिवेशन हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, पहला जो श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम हम पहले आपको बनाते हैं। अब देखिए, अब हम आपको यहां पर एक बात और समझाते हैं कि ये क्या बना रहे हैं। अब आप यहाँ पर यदि नए बच्चे हैं तो यहाँ पर यदि देख रहे हैं तो वो क्या समझ रहे होंगे कि ये क्या बना रहे हैं, तो ये हम वही बना रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भैया, गलत मत सोचिए, जो हम बना रहे हैं वही सोचिए। तो देखिए, ये जो हमने परिपथ बनाया इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। यहीं पर आप विद्युत परिपथ वाला टॉपिक भी समझिए। ठीक है, विद्युत परिपथ। तो देखिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, इनको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, इनको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध, इसको यदि हम दर्शाना चाहें तो हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये है
ए मतलब धारा मापी, धारा मापी या अमीटर भी इसको बोलते हैं, अमीटर। ठीक, अब ये क्या है, इसको बोलते हैं बैटरी। अब बैटरी हो गया, एक इसमें होता है पॉजिटिव साइड और एक होता है नेगेटिव साइड। अब ये क्या है, ये है हमारी कुंजी, कुंजी। ये विजिबल है, देख लेता हूं मैं एक बार। ओके, विजिबल है। इसको क्या बोला, कुंजी। तो ये प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, ये धारा मापी है और ये विद्युत बैटरी है। यदि विद्युत सेल बनाना चाहें तो सेल कैसे बनाएंगे, ये किया, ये किया, देखिए ये करेंगे इस तरीके से और ये छोटी डंडी खींचेंगे और इस तरीके से कर देंगे। ये मतलब एक पॉजिटिव बनाएंगे और एक नेगेटिव बनाएंगे। ये जो है ये सेल है, क्या है, सेल। लेकिन यदि बैटरी बनानी है तो बड़ी वाली सिरा और ये मतलब ये इस तरीके से बनाते चले जाएंगे और ये बैटरी बन जाएगी। मतलब सेल से मिलकर के बैटरी बनती है। कुल मिलाकर बात ये है। हम यहाँ पर समझा कुछ और रहे थे, समझाने कुछ और लगे, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने परिपथ बनाया है इसमें जो प्रतिरोधों का संयोजन है एक क्रम में करते हैं, एक क्रम में करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें ये बात याद रखिएगा श्रेणी क्रम में कि धारा जो है, विद्युत धारा समान रहती है, विद्युत धारा हमेशा समान रहती है। यहां से चलेगा धारा, यहां भी जाएगा, यहां आएगा फिर वापस, तो मतलब इसके पास भी आई धारा रहेगी, इसके पास भी आई धारा रहेगी और इसके पास भी आई ही धारा रहेगी। लेकिन जो विभवांतर है या विभव है ये असमान रहता है। ये बात याद रखिएगा, ये डेरिवेशन में भी आपको हेल्प करेगा कि विभव असमान रहता है। मतलब R1 के पास V1 विभव, R2 के पास V2 विभव, R3 के पास V3 विभव। ये याद रखिएगा। तो ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी श्रेणी क्रम संयोजन में कि क्या क्या समान होगा। धारा समान होगी पूरी परिपथ में, विभव असमान होगा कहाँ पे, जहां पे आपका प्रतिरोध लगा है। ठीक है, बात समझ चुके हैं। अब देखिए इसका जो सूत्र है ये क्या है, सूत्र क्या है श्रेणी क्रम संयोजन का, ये है R तुल्य। इसको क्या बोलते हैं, R तुल्य। तुल्य का मतलब है कि टोटल R पूरा, या बोल सकते हैं कुल प्रतिरोध। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। अब ये जो हमने बनाया है ये क्या है, ये आपके पास यदि एक प्रतिरोध लगा है, दो लगे हैं, तीन लगे तो इनको जोड़िए, यदि इससे अधिक लगे तो इनका मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, सभी को जोड़ देंगे एक साथ। ठीक, ये आ जाएगा आपके पास सूत्र श्रेणी क्रम संयोजन का, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में धारा असमान होती है, धारा असमान होती है और विभवांतर यानी विभव ये समान होता है। ये बात याद रखिएगा। और इसका सूत्र 1/R तुल्य इक्वल 1/R1 1/R2 1/R3 1 प्लस डैश 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 1/RN। इसका सूत्र ये होता है। क्या देख रहे हैं, यही होता है भाई। हाँ, इसमें कुछ तो राइट नहीं है। आप यहां से R तुल्य की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी जितने भी आपके पास क्या दिए होंगे, प्रतिरोध दिए होंगे, आपको अपॉन मतलब उनका व्युत्क्रम करके उनको जोड़ देना है और R तुल्य का मान निकाल लेना है। ये फार्मूला और ये बातें कि समांतर क्रम संयोजन में धारा असमान रहती है, विभव समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है परंतु विभव असमान होता है। ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ चुके हैं ना बात को। हाँ, और सिंपल ही है यार, क्या याद करोगे। तो आइए, ये बात समझ चुके हैं कि समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए यहां से हम आपको एक टॉपिक, पहले एक बात और बताते हैं। क्या है वो बात, ध्यान से देखिए। यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन में किसी भी प्रतिरोध या किसी भी विद्युत क्या बोल सकते हैं, विद्युत उपकरण को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, तो जितने उपकरण लगे हैं
यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, फिर समझाते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए हम श्रेणी क्रम संयोजन में 2-3 उपकरण जोड़ रहे हैं। एक उपकरण तो ये है, दूसरा उपकरण हमारे पास ये है, तीसरा उपकरण ये है और चौथा उपकरण मान लीजिए हमारे पास ये है। इसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। ठीक, विद्युत बल्ब ये हो गया। ठीक है, ये हमने इतने उपकरण हमने इससे जोड़ दिए। ठीक, अब ये वाला यदि उपकरण खराब हो जाता है तो क्योंकि धारा समान है, यदि यहां पर धारा टूट जाएगी तो ये वाला उपकरण भी नहीं काम करेगा, ये वाला उपकरण भी नहीं काम करेगा और ये वाला उपकरण भी नहीं काम करेगा। मतलब यदि एक उपकरण खराब होता है तो जितने भी परिपथ में उपकरण लगे हैं वो सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे। और यदि हम इन्हीं को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ें, मतलब समांतर क्रम संयोजन का डायग्राम हमने आपको नहीं बताया था, पर यहाँ पे देख लीजिए कि समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या है। समांतर क्रम संयोजन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, नाम से क्लियर है कि समांतर जुड़े होंगे। ये आपके पास हो गया विद्युत बल्ब। ठीक, अब ये विद्युत बल्ब है, अगर इसमें से ये कोई खराब हो जाता है तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, परंतु ये काम नहीं करेगा। तो जो हमारे घर में जो विद्युत परिपथ बनाया जाता है, जो उपकरण जोड़े जाते हैं, वो किस क्रम में जोड़े जाएंगे बताइए आप? श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे जाएंगे? समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि यदि आपके घर का कोई एक बल्ब खराब हो जाता तो पूरे घर की लाइट तो नहीं खत्म हो जाती। इसलिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, समझ चुके हैं कि घर की लाइट बराबर जलती रहे एक उपकरण के खराब होने के बाद भी। ठीक, बात समझ चुके हैं। आइए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वह प्रवाहित होने पर जो व्यय ऊर्जा होती है, प्रवाहित हो रहा है आवेश तो उसमें कुछ ऊर्जा भी तो लगेगी, तो जो व्यय ऊर्जा है मतलब खर्च ऊर्जा है उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। अब आपने एक फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था विभवांतर वाले में, क्या बताया था? V बराबर W/Q। फॉर्मूला याद रखिए। अब ये जो W है यही हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा VQ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और यहां से हम आपको कई सारे फॉर्मूले इसके पदों में, मतलब धारा के पदों में, विभवांतर के पदों में और प्रतिरोध के पदों में बताएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे ये भी बताएंगे। पहले हम यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं कि यदि हम मान लीजिए कि एक विभवांतर कर दे, 1 वोल्ट विभवांतन कर दें और एक आवेश को कर दें, मतलब 1 कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर के साथ गुणा करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है, मतलब 1 वोल्ट विभवांतर से 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य होता है यही तो विद्युत ऊर्जा होती है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अब चूंकि ये क्या है? विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इसका मात्रक 1 हो जाएगा जूल। ठीक है, और यहाँ पर यदि इसको हम जूल हो गया और दूसरा मात्रक निकालें तो विभवांतर है, मतलब यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है? कूलाम हो जाएगा। मतलब क्या है? आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो वोल्ट इंटू कूलाम, ये दोनों मात्रक किसके हो जाएंगे? विद्युत ऊर्जा के। अब हम बताते हैं कि धारा के पदों में बताएंगे इसका मान, प्लस और किसके पदों में? प्रतिरोध के पदों में बताएंगे और अन्य पदों में भी बताएंगे। चलिए देखते हैं, इसी फॉर्मूले से आपको सारी बातें बताएंगे। ठीक है, देखिए पहले हम यहाँ पर अभी जो फॉर्मूला लिखा है VQ, ये ठीक है। अब हम पहले निकालेंगे प्रतिरोध, मतलब वैद्युत ऊर्जा का मान विभवांतर और प्रतिरोध के या धारा के पदों में। ठीक, पहले धारा के पदों में निकालते हैं। तो Q बराबर आपने अभी पढ़ा था I इंटू टी, यहां से ध्यान दीजिएगा, Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस Q की जगह हम IT रख देंगे तो आ जाएगा W बराबर VIT। पहला फॉर्मूला आ गया। किसके बीच आया है? ये विभवांतर है और धारा के बीच आया है, विभवांतर व धारा के मध्य। तो यहां पर आप समझ चुके हैं W का मान किसके पदों में?
विभवांतर व धारा के पदों में। ठीक है, अब हम अगला बताएंगे कि क्या है। यहाँ पर आप V बराबर आई आर पढ़े ना अभी ओम का नियम, हाँ वही है। तो अब यहाँ से हम I की वैल्यू V की वैल्यू निकाल लिए हैं क्या, आई आर। यहाँ पर अब हम रख देंगे V की वैल्यू आई आर। ठीक है, रख दीजिए। तो W बराबर V की जगह रखेंगे I इंटू आर और ये आई टी है। अब I से I में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर और ये T। तो क्या आ गया फॉर्मूला, W बराबर I स्क्वायर आर टी। समझ आया दूसरा फॉर्मूला। और जो तीसरा फॉर्मूला है वो समझिए। तीसरा फॉर्मूला क्या है, यदि हम इस I के जगह क्या रख दें, इस I के जगह I का फॉर्मूला यहाँ से निकालिए ना, V बाई आर। तो इसके जगह हम रख दें V बाई आर। ठीक है, किसके जगह रखेंगे बताइए। तो देखिए अब हम यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे V बाई आर, किसके जगह पे, इस I की जगह पे। तो रखिए क्या हो जाएगा, W बराबर V I के जगह पर अब हमको रखना है V बाई आर, तो V बाई आर और इंटू में T है तो T रख दीजिए। फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला आ गया तीसरा। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं धारा और प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना है। कैसे, पहला हमने ये फॉर्मूला हमने निकाला था, इसी फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले निकाले। कैसे निकाला कि ये हमने फॉर्मूला निकाला ही है। अब पहले हमने V की जगह पर क्या रख दिया, देखिए Q की जगह पर रखा, Q बराबर IT हमने पढ़ा था तो IT रख दिया Q की जगह पर, तो हमारे पास VIT आ गया। अब हम इस I की जगह पर क्या रख दिए, देखिए अब हम इस V की जगह पर रखेंगे ना, हाँ IR रख दिया। तो V की जगह पर IR रखने पर I का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे रखा, हाँ ये IR रखा और ये IT, तो I का I से स्क्वायर हो गया, R ये आ गया और T ये बचा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि I की वैल्यू निकालेंगे। I बराबर यहाँ से निकाल लीजिए V बाई आर आ जाएगा। तो V और R रख दिया और V का V में मल्टीप्लाई हो गया T से, V स्क्वायर आ गया और T ये आ गया और अपॉन का V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये तीन फॉर्मूले आ गए। ठीक, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा भी आपने समझे, अब समझते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है। शक्ति का फॉर्मूला आपने बचपन में या 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है कि कार्य बटे समय, मतलब P बराबर W बाई T, ये पढ़ा है, बस यही है। अभी जितने भी W के फॉर्मूले हमने यहाँ पे निकाले थे उनको हम समय से भाग दे देंगे और हमारे पास आ जाएगा क्या, विद्युत शक्ति, मतलब पावर आ जाएगी। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसको यदि हम ऐसे डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, ये आप याद रखिएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पहला क्या निकाला था, W बराबर VIT ये निकाला था। अब यहाँ पे हम इस W का मान ये है ना, तो W के बटे में T कर देंगे तो इसके भी बटे में T हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा P और ये हमारा बन जाएगा T से T खत्म VI। तो P बराबर VI, ये पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला निकालिए, W बराबर आया था I स्क्वायर RT, ये आया था। अब इसको हम T से मल्टीप्लाई अपॉन कर देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि T समय में है। T समय में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है ये हमको पता करना है, इसलिए T से भाग दे रहे हैं। अब ये हमारा बन जाएगा P। अभी हमने पढ़ा ही है कि P बराबर होता है W बाई T, बताया था ना, ये आपने बचपन में पढ़ रखा है ना। तो ये हमारा P हो जाएगा इक्वल I स्क्वायर R, ये T से ये T खत्म हो जाएगा तो I स्क्वायर R आ जाएगा। तो यहां तक आप समझ चुके हैं। अगला जो फॉर्मूला है W बराबर क्या है, V स्क्वायर बाई R इंटू T। अब इसको यदि हम T से भाग दे दें तो ये हमारा T से T खत्म हो जाएगा और ये हमारा P बन जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा क्या, V स्क्वायर बाई R। तो पहला फॉर्मूला ये आया P बराबर VI, दूसरा फॉर्मूला आया P बराबर I स्क्वायर R, तीसरा फॉर्मूला आ गया P बराबर V स्क्वायर बाई R। ये तीनों फॉर्मूले आप रटते हैं, आपको रटना नहीं है। आपको केवल एक फॉर्मूला हमने बताया था W बराबर VQ। इस फॉर्मूले से हमने ये सारे फॉर्मूले निकालना आपको सिखा दिया है बहुत चुटकियों में। ठीक है, समझ चुके हैं बात को। आइए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, जिसको बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। आइए देखते हैं 1 किलोवाट।
तो देखिए 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा आप ये पहले समझिए कि ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट है जिससे हम नापते हैं ऊर्जा कितनी व्यय हो रही है। ये तो हमारा शक्ति हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये है ऊर्जा का मात्रक, क्योंकि यहाँ पे समय आ रहा है। ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, ये किसका मात्रक होता है, तो आप तुरंत लगाएंगे ऊर्जा का मात्रक है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसलिए ये आप यहाँ पे मत कंफ्यूज होइएगा कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या है, 1 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय हुई है, 1 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय हुई है, इस मात्रा को ही हम 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं, ठीक, समझे। अब यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा का मतलब आप समझ चुके हैं कि 1 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, इसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं 1 यूनिट से। 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा 1 यूनिट भी होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा 1 यूनिट भी होता है, ये बात आप समझ चुके हैं। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, वाट है और घंटा है, तो वैद्युत शक्ति गुणित समय, तो वाट और घंटा ये हमने लिख लिया। वैद्युत शक्ति का फॉर्मूला भी पीवी पढ़ा था और समय हमने टी पढ़ा, तो पीवी बाई टी। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ये पीवी जो है वाट में है, पीवी किस में है, वाट में। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में। मतलब छोटे से जब हम बड़े की ओर जाते हैं, छोटे से जब हम बड़े की ओर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। मतलब इस फार्मूले को हम डिवाइड करा देंगे 1000 से। ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला किसका, 1 किलोवाट घंटे का। अब यहाँ पे आप संशोधन भी कर सकते हैं, कैसे, हाँ ये पीवी नहीं है, वी आई है, सॉरी वी आई, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, वी आई इंटू टी, ठीक। वैद्युत शक्ति को हमने अभी ये नहीं बताया था फॉर्मूला आपको, पी बराबर वी आई, तो यही तो रखा है, P बराबर वी आई, और ये अभी वाट में है, वाट में ये वाला। तो अगर हम इसको किलोवाट में करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके ये फॉर्मूला आएगा ना, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 किलोवाट घंटे का, ठीक। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि 1 किलोवाट घंटे को हम ये मतलब संख्या कैसे निकालते हैं 1 किलोवाट घंटा की, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो ये है विभवांतर, धारा और समय, ये समय किस में होगा, घंटे में होगा। ये भी याद रखिएगा कि जो समय है ये किस में होना चाहिए, ये घंटे में होगा। और अपॉन का 1000 इसको हम लगा देंगे, ठीक। अपॉन का 1000 कहाँ से आई, ये बात समझ आई ना, वाट में था, किलोवाट में चेंज के तभी आया। अब आगे देखिए कि 1 किलोवाट घंटा मतलब यहाँ पे घंटा जूल, मतलब 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है ये समझिए, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा व जूल में संबंध कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट घंटा व जूल में संबंध। 1 किलोवाट घंटा, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, 1 किलोवाट घंटा, देखिए 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। और घंटे का मतलब है कि 60 गुणित 60, इसका क्या मतलब है, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1000 गुणित 60 इंटू 60, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3600। अब हम यदि इसको बनाएंगे तो 36 00 और ये 3 0, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। और यदि हम इसको और अच्छे शॉर्ट में लिखना चाहें तो 3.6 लिखिए। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पे दशमलव लगाए ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 10 की पावर 6 कर दीजिए और ये आ जाएगी वैल्यू आपकी जूल में। वाट और समय ये मिलकर बनता है जूल, और ये है ऊर्जा का मात्रक। और इसलिए यहाँ पर ये समझिए कि हम जब भी घरों में जो बिल आता है उसको यूनिट में बताते हैं, इसलिए क्योंकि 1 यूनिट में कितने जूल, मतलब कितने जूल ऊर्जा हो रही है, तो 36 लाख जूल ऊर्जा खर्च हो रही है 1 यूनिट में। इसलिए हम घरों में किलोवाट मतलब 1 यूनिट में ऊर्जा या 1 यूनिट में बिजली के बिल को नापते हैं, जूल में नहीं नापते। और ये याद रखिएगा, ये संबंध पूछा जाता है। तो यही से आपका ये जो चैप्टर है
समाप्त होता है और इस चैप्टर को हमने धुआंधार तरीके से खत्म कर लिया है। आशा करते हैं आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।